Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 24th of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ है 4 डे गाजा सीज फायर टू बिगिन टुडे 8 विल फॉलो सून। तो हमने डिस्कस किया था ये जो इसराइल हमास वॉर है इसमें ट्रूस रहेगा कुछ दिनों का एंड जो हमास ने इसराइली सिटीजन्स को होस्टेज बना रखा है तो 50 होस्टेजेस को यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा एंड बदले में जो इसराइल की जेल्स में पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो 4 डे गाजा सीज फायर आज से शुरू होगा एंड जो एड है वो भी गाजा के लोगों को पहुंचाई जाएगी जल्द ही। तो वही सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नियाग्रा फॉल्स की लोकेशन है तो एक्चुअली यहाँ पर जो कनाडा एंड यूएस का बॉर्डर है वहाँ पर है। अ व्हीकल स्पीडिंग टुवर्ड्स अ यूएस कनाडा ब्रिज फ्रॉम द अमेरिकन साइड क्रैश्ड एंड यहाँ पर लोकेशन बस इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है। हाउ द डील केम अबाउट, तो बेसिकली जो इसराइल हमास की डील है इसके बारे में बताया गया है कि कतर एंड इजिप्ट ने कैसे यहाँ पर इंटरमीडिएशन किया एंड यूएस ने कैसे प्रेशर बनाया। टॉक्स में थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आई लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर पर्सिस्टेंस की जीत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पाइक इन इलनेस एंड निमोनिया केसेस इन चाइना, तो चाइना में ये इलनेस एंड निमोनिया की केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो डर है क्या कोई बड़ा यहाँ पर पैंडमिक तो नहीं आ जाएगा एंड डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीख की है चाइना से कि ये सब आपके यहाँ क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर निमोनिया की केसेस क्यों आ रहे हैं, इलनेस क्यों इंक्रीज हो रही है। The scientists said the situation warranted close monitoring but were not convinced that the recent spike in respiratory illnesses in China signaled the start of a new global outbreak. द एमरजेंस ऑफ न्यू डिजीज़ अगर स्टार्ट होता है तो बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर इलनेस स्टार्ट हो जाएगी, निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर कांट की बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली, तो हमने बहुत सारे स्टेट्स में ये इशू देखा, फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, पंजाब, जहाँ पर जो गवर्नर हैं ये बिल्स के ऊपर एसेंट दे ही नहीं रहे हैं। गवर्नर एक अनइलेक्टेड हेड होता है एंड ये अगर इस तरीके से काम करेगा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो यहाँ पर पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगी। So, underlining that the governor, as an unelected head of the state, is entrusted with certain constitutional powers, but this power can't be used to thwart the normal course of lawmaking by the state legislature. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि गवर्नर कांट बी एट लिबर्टी एंड बिल को इनडेफिनेटली पेंडिंग में नहीं रख सकता है। अगर गवर्नर को लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पर प्रोविजंस में प्रॉब्लम है तो अपने रिकमेंडेशंस भेज सकता है एंड उसके बाद अगर लेजिस्लेचर को लगेगा तो बिल को रिकन्सिडरेशन करके वापस भेजा जाएगा। तो आर्टिकल 200 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। निज्जर एंड पन्नू इंडियाज रिस्पॉन्सेज टू यूएस एंड कनाडा, वाई दे आर डिफरेंट। तो कनाडा ने जब कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन द किलिंग ऑफ द हरदीप सिंह निज्जर, तो बेसिकली कनाडा के साथ जो हमारे टाइज हैं ये ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे। एंड उसके बाद यूएस ने यहाँ पर बातचीत की कि यहाँ पर जो पन्नू है उसको कैसे मारने की कोशिश ना की जाए इंडियन सॉइल के ऊपर, लेकिन यूएस ने ये सब कुछ कहा। उसके बाद हमने ये कहा कि हम आपके इनपुट्स को बहुत सीरियस तरीके से ले रहे हैं एंड हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स इतना डिफरेंट क्यों है। तो अगर हम यहाँ पर कनाडा एंड यूएस की बात करें तो यूएस के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कनाडा के साथ ब्रेथ है लेकिन उतनी डेप्थ नहीं है रिलेशंस में। तो अगर हम यहाँ पर यूएस के साथ बात करें, हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों ही कंट्री साथ हैं, इसलिए यूएस एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही बताया गया है एंड यूएस का बताने का तरीका अलग है। फॉर एग्जांपल कनाडा में उनके जो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो है वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बात कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर यूएस ने डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं की है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट विमेन एम्पावरमेंट में यहाँ पर आप ये केस स्टडी बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर जस्टिस फातिमा बीवी की बात की गई है। तो ये फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज थी। तो जस्टिस फातिमा बीवी, whose appointment in 1989 as the first woman judge of the Supreme Court inspired women across the country to pursue law as a profession, died at a private hospital and icon of gender justice है। एंड उस समय इन्होंने ये सब किया जब मुस्लिम गर्ल्स को यहाँ पर एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो स्पेशली नहीं उनको अलाउ किया जाता था। तो ये सब कुछ बताया गया, तो आप ये बिल्कुल पढ़ सकते हो जस्टिस फातिमा बीवी के बारे में। तो फॉर एग्जांपल जुडिशरी में अभी भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो विमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2021 के मेंस में भी क्वेश्चन था कि विमेन का जो जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे इंक्रीज़ करें, ये बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि इंडिया एक्सप्रेस्ड सरप्राइज कंसर्न, सेड नॉट देयर पॉलिसी, ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि लोगों को यहाँ पर दूसरे देश में मारना। जैसे कि यहाँ पर एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू, उसकी यहाँ पर एक फ़ोटो भी है।
गुरपतवंत सिंह पन्नू हु होल्ड्स द सिटीजनशिप ऑफ द यूएस एंड द कनाडा, इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट डेजिग्नेट कर रखा है। एंड क्या एलिश प्लॉट था इसको मारने का, पता नहीं। अ सिख सेपरेटिस्ट बेस्ड इन कनाडा हरदीप सिंह निज्जर, जिसको मारा गया था। एंड कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट का लिंकेज है ये जो निज्जर की किलिंग हुई है, एंड जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो गया था इंडिया एंड कनाडा के बीच में। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। रीडिंग एफडीआई, तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये है जो कंपनीज हैं ये चाइना के अलावा और भी कंट्रीज़ में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इंडिया वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने, उसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया बेनिफिशियरी हो सकता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का। तो पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर अटेंशन पे करना चाहिए टू द इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, क्योंकि अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। In 2021-22, total FDI flows into India had touched a high of $84.8 billion. लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में ओवरऑल फ्लोज, इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल फेल 16% टू $71 बिलियन। तो इसका मतलब ये है कि जो एफडीआई फ्लोज हैं कम हुए हैं। एज पर द डिसएग्रीगेटेड डेटा सम ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पर हमें स्टीपेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है एफडीआई फ्लोज में, तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जहाँ पर इनफ्लोज कम हुए हैं फ्रॉम $14.4 बिलियन टू $9.3 बिलियन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी इनफ्लोज कम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पर ये बताया कि कहाँ पर कम हुए हैं। एंड एफडीआई को सेक्टर्स में हेल्दी भी है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, कोरियर, टेक, testing and analysis, chemicals other than fertilizers and drug and pharmaceuticals। 2022 में ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है। हाउएवर दिस वाज लार्जली अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्लो है इसका वॉल्यूम कम हुआ है एंड ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम कम हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इन कंपैरिजन जो एफडीआई डेवलपिंग कंट्रीज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है। वाइल सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल फ्लोज इनटू कंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस कंट्री में है या नहीं है। कंसिडरिंग दैट इंडिया इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड कि हम बिग बेनिफिशियरी हो सकते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का, तो पॉलिसी मेकर्स को इन ट्रेंड्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड ओपेक प्रोसेस, तो कलेजियम प्रोसेस को ओपेक कहा जाता है जिस तरीके से यहाँ पर जजेस का ट्रांसफ़र होता है। तो कुछ टाइम पहले जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यू ललित, उनका ये कहना था कि थोड़ी बहुत ओपेकनेस ज़रूरी है कलेजियम सिस्टम में। लेकिन अभी एक पर्टिकुलर चीफ जस्टिस का फेयरवेल होता है एंड वो फेयरवेल में बताते हैं कि उनको किस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जबकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, एंड पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर कोई यहाँ पर चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि उनको इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कलेजियम की ओपेसिटी है ये जुडिशरी की इंटरनल हेल्थ के लिए ही इंजूरियस हो सकती है, इसीलिए कलेजियम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन एन इंटरव्यू टू द इंडियन एक्सप्रेस इन August 2022 बिफोर ही टुक ऑफिस, सीजीआई यू ललित हैड सेड दैट अ सर्टेन ओपेकनेस जरूरी है एंड प्रेफरेबल है फॉर द कलेजियम सिस्टम टू फंक्शन। हाउएवर जो कि क्वेश्चंस यहाँ पर 3 जजेस के जो द्वारा रेज किए गए बियॉन्ड अ पॉइंट कि कलेजियम की ओपेसिटी कैसे इंजूरियस हो सकती टू द इंटरनल हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो इनका ये कहना है कि कलेजियम सिस्टम ज़रूरी है जुडिशियल की इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंगेजिंग विद एपेक, तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात की गई है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो यूएस ने होस्ट की थी एपेक सैन फ्रांसिस्को में, एंड यहाँ पर साइडलाइंस में यूएस एंड चाइना की मीटिंग भी होती है। यहाँ पर गोल्डन गेट डिक्लेरेशन होता है, तो गोल्डन गेट डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आउटकम ऑफ द समिट प्रोसेस इज दैट चाइना एंड यूएस वापस से टॉकिंग टर्म्स पर हैं। यूएस चाइना समिट रीस्टोर्ड कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग मिलिट्री, जो कि सस्पेंड कर दिया गया था बाय द चाइना, तो मिलिट्री कम्युनिकेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था जब यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था ताइवान को। ऑन मोस्ट अदर मैटर्स कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ है। चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिसिपेट हो रही है एंड चाइना यहाँ पर चाहता है कि चाइना के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। बाइडन ने एपेक सीईओ से ये कहा है कि यूएस जो है ये सिर्फ डी रिस्क एंड डाइवर्सिफाई कर रहा है, चाइना से डी कपल नहीं कर रहा है। फॉर ताइवान एपेक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ताइवान जो है एपेक का मेंबर है। ताइवान डिस्कस्ड कि चाइना किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑर्शन कर रहा है। फिर यहाँ पर सीपीटीपीपी की बात की गई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूएस इज मिसिंग फ्रॉम दिस, लेकिन ताइवान एंड चाइना इसके एप्लीकेंट्स है। यूके इसका लेटेस्ट इंक्लूजन है, तो बेसिकली यूके इसका मेंबर बना था। फिर यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की गई है जो कि यूएस लेड है, जिसका इंडिया भी मेंबर है। इसके 4 पिलर्स है, इंडिया ने ट्रेड पिलर इसका साइन नहीं किया है।
गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो है वो बात करता है कि एपेक जो है सीक करेगा कि वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बन पाए WTO के लिए, जो कि सारे ही मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हो बाई 2024। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड कप के बारे में है, जो कि हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर बताया कि एयर पोल्यूशन की वजह से कितने सारे लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो हर बच्चा एवरी 5 मिनट इसकी डेथ हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो इट इज़ द टोल ऑफ ब्रीथिंग इंडियाज टॉक्सिक एयर। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट, एयर पोल्यूशन की वजह से 1.16 लाख न्यू बॉर्न्स इन इंडिया विद इन 27 डेज ऑफ देयर बर्थ इनकी डेथ हो जाती है। फिर लेंसेट की अगर स्टडी देखें तो 1 ऑफ एवरी 5 डेथ्स इन 2019 इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू एयर पोल्यूशन। द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन स्टार्ट इम्पैक्टिंग अ चाइल्ड उसके जन्म से पहले। स्टडीज हैव शोन कि डायरेक्ट लिंक होता है बिटवीन प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपोज टू बैड एयर क्वालिटी एंड स्टिल बर्थ, प्रीटर्म डिलीवरी एंड लो बर्थ वेट इन बेबीज। Particulate matter pollution is one of the leading causes of the cardiovascular disease। PM 2.5 pollution जो होता है, इससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये कम हो सकती है 5 साल से ज़्यादा। विंटर आता है तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन ख़राब होने लग जाता है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन का सीवियर हो जाता है। व्हीकल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, सब कुछ यहाँ पर ट्रैप होने लगता है। तो बेसिकली आप देखो तो एक गैस का बबल बन जाता है। फिर उसके बाद जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है। बाकी कोल बर्निंग फॉर एनर्जी जनरेशन, बायोमास, वेस्ट बर्निंग, ये सब कुछ होता है। तो NCR में ये प्रॉब्लम सिर्फ लिमिटेड नहीं है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हर जगह बहुत एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन सिर्फ हेल्थ के लिए बैड नहीं है, इकॉनमी के लिए भी बैड है। यहाँ पर आउटपुट का लॉस होता है इक्वल टू $37 बिलियन, जो कि 1% ऑफ द GDP हो गया लगभग। मिटिगेटिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि एक्सपेंडिचर की तरह। तो स्टॉप गैप सोल्यूशंस नहीं होने चाहिए कि पोल्यूशन बढ़ा तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ऑड इवन यूसेज शुरू कर दिया या तो आपने टेम्प्रेरी स्मॉग टावर्स लगा दिए। तो लॉन्ग टर्म आपकी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर आपको यहाँ पर EV को पुश करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जिगजैग किल्न्स, जो जिगजैग किल्न होंगे एक्चुअली इसमें जो PM 2.5 एमिशन होगा ये रिड्यूस होगा एंड ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल कंबशन हो पाएगा। तो अगर जिगजैग पैटर्न के बारे में क्वेश्चन आता है कि किससे एसोसिएटेड है तो आपको पता होना चाहिए। रेजिडेंशियल सेक्टर, तो यहाँ पर जो ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट होता है ये नहीं होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल का यूज़ होता है ये नहीं होना चाहिए। 100% यूसेज ऑफ LPG फ्यूल होना चाहिए। एनवायरमेंट सेक्टर की बात करें तो वेस्टर्न घाट से लेकर अगर हम अंडमान की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट का फोकस है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। तो ये नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को भी हमें उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक अनाउंसमेंट है, UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसपे हम पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2024। इसके अलावा हम प्रीलिम्स पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबका डिस्कशन हो रहा है एंड मेंस के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2024। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल आपको कहाँ पर पेमेंट करना है एंड कहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप एंड कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। पिटिशनर्स डिमांड ओपन कोर्ट रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज का वर्डिक्ट हमने पूरा डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है सेम सेक्स मैरिज का वर्डिक्ट तो आप उस डेट के न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। तो पिटिशनर्स का यही कहना है कि एक बार इसका ओपन कोर्ट रिव्यू होना चाहिए। हाउ द न्यू IRRA प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर ये IRRA प्लेटफॉर्म क्या है, ये है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। तो सेबी चेयरपर्सन ऑन मंडे लॉन्च द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, जिसको कि डेवलप किया गया है सारे ही स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा, BSE, NSE, NZDEX, MCX, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टर्स को एक सेफ्टी नेट देगा। अब क्या इन्वेस्टर्स को सेफ्टी नेट देगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा होगा एंड यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। अगर टेक्निकल ग्लिच हो गया और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हो गया एंड उसको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए ही इसको बनाया गया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। इट इज़ इंटेंडेड टू लोअर द रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स इन केस कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है ट्रेडिंग मेंबर के एंड पर, बोथ एट द प्राइमरी साइट एंड डिजास्टर रिकवरी साइट। नीड क्यों है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, ट्रेडिंग सारी यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होती है। सम ऑफ विच हैव लेड टू डिसरप्शंस ऑफ द ट्रेडिंग सर्विसेज एंड इन्वेस्टर्स के द्वारा कंप्लेंट आती है। ये कैसे काम करेगा आपके लिए जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कैसे काम करेगा आपके लिए बस ये जाना ज़रूरी है कि ये है क्या। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फार्म फायर्स को कैसे काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 30,000 फार्म फायर्स हुए हैं पंजाब में, तो उसको काउंट कैसे कर रहे हैं कि 30,000 फार्म फायर्स हुए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, ये बताया गया है। तो स्टार्टिंग September 15 द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस लेबोरेटरी पुट्स आउट अ डेली बुलेटिन कि यहाँ पर कितनी पैडी रेसिड्यू फायर्स हो रही हैं। तो 3 सेंसर्स aboard 3 different NASA satellites, one called VIIRS aboard the Swami NPV satellite and
टू कॉल्ड मोटिस। तो ये यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं एंड ये हर 24 घंटे में 2 बार कॉन्टिनेंट को पास करती हैं एट डिफरेंट टाइम्स। एंड उसके बाद ये टेम्परेचर से पता लगाती हैं कि यहाँ पर फार्म फायर हुआ है या नहीं। तो टेम्परेचर से तो फॉरेस्ट फायर का भी टेम्परेचर ज़्यादा दिखेगा एंड उससे इनको यहाँ पर कन्फ्यूजन तो हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो crucially researchers need to differentiate paddy crop residue fires from forest fires or fires coming from the industries. तो this is done by first identifying areas under paddy cultivation and उसके बाद farm fires को accordingly मैप किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही है कि बहुत कम सैटेलाइट्स हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर रोपन किया जा रहा है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस के लिए कि हम यहाँ पर डेटा ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकें। तो ये सब कुछ है। आपसे यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पर फार्म फायर्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है। हाउ suicide of farmer in Kuttanad फ्रेम्स द क्राइसिस ऑफ पैडी इन केरला। तो केरला गवर्नमेंट फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करिए कि आप यहाँ पर ज़्यादा पैडी लगाओ, लेकिन यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा पैडी फिर भी नहीं लगा रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि जिन फार्मर्स ने यहाँ पर पैडी लगाया वो यहाँ पर सुसाइड भी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है केरला में पैडी की, तो सबसे पहले यहाँ पर MSP बताया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर यहाँ पर 20.40 दे रही थी एंड जो स्टेट है वो 7.80। तो यहाँ पर 28.20 पर किलोग्राम ऑफ पैडी मिल रहा था एंड इस बार सेंटर ने अपना प्राइस थोड़ा सा रेस कर दिया, इसीलिए स्टेट ने कट कर दिया एंड यहाँ पर अमाउंट कांस्टेंट रहा 28.20। Despite the incentive, spiraling cost of cultivation has made the paddy sector unattractive. For example, यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी लेबर की है। केरला में जो यहाँ पर फार्मर्स है उनको लेबर मिलता ही नहीं है। मनरेगा की वजह से जो ओल्डर वुमेन हैं हु फॉर्म द लार्ज पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, ये पैडी सेक्टर के अवेलेबल नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो भी विंटर क्रॉप के सीज़न में नहीं आते हैं। लोकल हैंड्स आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड यहाँ पर लैंड फ्रेगमेंटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर लेबर की। फिर मानसून की प्रॉब्लम है। द बिहेवियर ऑफ द मानसून हैज़ बीन इंक्रीजिंगली अनप्रडिक्टेबल। रेनफॉल यहाँ पर इराटिक रहती है एंड यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का मेनेस भी है। तो ये सारे यहाँ पर इशू हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। स्पोर्ट्स पेज पर तो हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। RBI टाइटनिंग, बैंकर्स ब्लेम हाई NBFC एक्सपोजर टू स्मॉल अनसिक्योर्ड लोन्स। तो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से, कि अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से RBI यहाँ पर थोड़ी टाइटनिंग करने की कोशिश कर रहा है। एंड आज हमें ये पता चला कि जो स्मॉल अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जा रहे हैं ये बेसिकली NBFCs के द्वारा दिए जा रहे हैं एंड NBFCs यहाँ पर टाई अप कर रहे हैं फिनटेक के साथ। तो RBI यही चाहता है। जो NBFCs को एक्चुअली यहाँ पर शेडो बैंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि NBFCs जो हैं ये पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं होते हैं बाय द RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू इंक्रीज रिस्क वेट्स ऑन द अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट एंड क्रेडिट कार्ड ड्यूज इज ड्रिवन प्राइमरली बाय द कंसर्न कि यहाँ पर शार्प राइज हो रहा है इन द लोन्स ऑफर्ड बाय द NBFCs। सेंटर यहाँ पर सून रेगुलेशंस इशू करेगा डीफेक्स को टैकल करने के लिए। तो AI GS3 में एक टॉपिक है, आपको AI टॉपिक प्रिपेयर करके रखना है। ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स चीपर हो गए हैं ड्यू टू लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस। तो हमारा वॉल्यूम तो बढ़ा है इनको इंपोर्ट करने का, लेकिन हमें कम प्राइस देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ है ये ऑफसेट हो गई है ड्यू टू लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।